साल 2025 नवंबर के महीने में घोषी विधायक सुधाकर सिंह का निधन हुआ, जिसकी वजह से अब उस सीट पर उपचुनाव की स्थिति बन गई थी। लेकिन अचानक से एक और दुखद खबर सामने आई कि बीजेपी विधायक श्याम बिहारी जी का निधन हुआ, जिसकी वजह से अब फरीदपुर सीट भी खाली हो गई है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक अब इस सीट पर भी उपचुनाव की स्थिति बन गई है। 2027 के चुनाव में 1 साल से अधिक का वक्त बचा है और जो भी यहाँ पर उपचुनाव जीतेगा वह बेहद कम समय के लिए विधायक बना रहेगा। लेकिन इस कम समय में ज्यादा छाप छोड़े, इसके लिए बीजेपी, सपा, बसपा और तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियां बना रही हैं। घोसी सीट से समाजवादी पार्टी विधायक सुधाकर सिंह का निधन हुआ था, जिसके बाद सपा की तरफ से चाचा शिवपाल ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि उन्हीं के बेटे सुजीत सिंह को हम उम्मीदवार बनाएंगे। जबकि बीजेपी और बीएसपी ने अपने पत्ते नहीं खोले, तो दूसरी तरफ फरीदपुर सीट से बीजेपी क्या करेगी? क्या वो भी परिवारवाद के साथ जाएगी? क्या वो भी सहानुभूति वोट बैंक की तरफ जाएगी? और दूसरी तरफ बीजेपी क्या करेगी, वो तो बात की बात है। लेकिन पिछली बार जो कांटे की टक्कर थी, जिसमें समाजवादी पार्टी महज 3000 से कम वोटों से पीछे रह गई थी इस सीट पर जीत प्राप्त करने के लिए, बहुत तगड़ा मुकाबला था। इस बार जीतने के लिए क्या करेगी? देखा जाए तो पिछली बार जो करीब 14,000 वोट बीएसपी को मिले थे, 89,000 वोट जो सपा को मिले थे और 92,000 करीब वोट प्लस में यहाँ पर बीजेपी को मिले थे। अगर वही 14,000 इस बार सपा के समर्थन में आ जाए तो यहाँ पर बीएसपी और सपा मिलकर खेल कर सकती है, क्योंकि हाल ही में अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक मायावती को कांग्रेस की तरफ से ऑफर दिया गया कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए और इंडिया ब्लॉक में समाजवादी पार्टी भी शामिल है। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी अमन सर से कि यहाँ पर बीएसपी का क्या फैसला रहेगा, क्योंकि सपा और भाजपा की लड़ाई तो जबरदस्त रहेगी। जब दो धुरंधर रहेंगे तो एक न एक जीतेगा, लेकिन कोई तीसरा क्या खेल बिगाड़ेगा या तीसरा चुपचाप यहाँ पर से सिर्फ मुकाबला देखेगा और अपने आप को तैयार करेगा भविष्य के लिए? सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई हैरान करने वाली बात भी नहीं है कि बीएसपी अगर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, क्योंकि राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो जिस तरह के हाथ पांव बीएसपी यहाँ पर उत्तर प्रदेश समेत तमाम देश भर में मारती हुई दिखाई पड़ती है, उसका रिजल्ट कोई बहुत पॉजिटिव बीएसपी के लिए सामने नहीं आ रहा। और जिस तरह का जिक्र आपने फरीदपुर सीट के लिए किया है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के जो विधायक थे, जिस तरह से उनका निधन हुआ है उसके बाद ये सीट खाली हुई है। अब लगातार ये बात चल रही है कि भाई क्या यहाँ से सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि रणनीतिक तौर पर देखा जाए तो इस सीट के ऊपर भी बीएसपी और सपा अगर एक साथ दीपक मिल जाते हैं तो ये सीट कभी भी बीजेपी के पक्ष में नहीं जाती। क्योंकि अगर आप आंकड़े देखेंगे तो यहाँ पर नजर आता है कि श्यामलाल बिहारी जो बीजेपी के विधायक थे, जीते थे यहाँ से लगातार दूसरी बार, उनको 37,980 वोट मिलते हैं। और वहीं अगर सपा के विजय पाल सिंह की बात की जाए तो उनको 34,759 वोट मिलते हैं, यानी कि महज 2,921, लगभग 3,000 वोटों के आसपास ये हार जीत का आंकड़ा बन जाता है। लेकिन वहीं अगर बीएसपी के प्रत्याशी शालिनी सिंह की बात करें तो 14,478 वोट उनको मिलते हैं। अब आप जरा गौर करिए कि अगर ये 14,000 वोट अगर सपा की तरफ शिफ्ट हो जाते तो एक बड़ी जीत यहाँ पर सपा प्रत्याशी की हो सकती थी या फिर बीएसपी के प्रत्याशी की हो सकती थी। लेकिन आपस में कंपटीशन करके जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी को जीत मिली, तो बीजेपी को भी अंदाजा है कि अगर बीएसपी और सपा एक साथ उत्तर प्रदेश में आते हैं और जो वोट बैंक एक जगह पर अगर शिफ्ट हो जाता है तो बहुत मुश्किल बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में होगी। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि 2022 का जो चुनाव था उसमें भी लगभग 80-90 सीटें ऐसी थी जो सपा जो थी बीएसपी की वजह से हार गई, जिसमें से फरीदपुर की एक सीट थी जिसका आंकड़ा हम लोगों ने दर्शकों के सामने रखा। अब यहाँ अहम बात यह हो जाती है कि बीजेपी जिनकी ये सीट थी, श्यामलाल बिहारी यहाँ से उनके प्रत्याशी थे, चुनाव जीते थे लगातार दूसरी बार, अब जिस तरह उनका निधन हुआ है तो बीजेपी की तरफ से चेहरा कौन होगा? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि क्या सपा और बसपा इस सीट के ऊपर मिलकर कोई बड़ा कारनामा कर सकते हैं? क्योंकि 15 जनवरी को मायावती जी का बर्थडे भी है, जन्मदिन है, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन का प्रोग्राम कहीं ना कहीं बीएसपी के अंदर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा। वैसे में क्या कोई बड़ा ऐलान यहाँ पे हो सकता है? क्योंकि आप देखेंगे घोसी की जो विधानसभा सीट है उसके ऊपर भी बातचीत का दौर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह होगी कि दोनों सीटों के ऊपर क्या सपा और बसपा मिलकर कोई रणनीति बनाएंगे, कोई गठजोड़ बनाएंगे। ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए दोनों ही सीटों पर चुनाव जीतना बेहद मुश्किल होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बिल्कुल साफ है, अगर सपा बसपा साथ आती है तो खेल बिगड़ेगा। लेकिन मायावती अभी तक एकला चलो की रणनीति पर चल रही है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि मायावती क्या कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में, जिनको अगर यकीन नहीं आंकड़ों पर तो 2007 के आंकड़े उठाकर देखिए, अकेले दम पर सरकार बनाई थी, भले ही उसके बाद से वापसी ना कर पाई हो, लेकिन इस बार वापसी की तरफ भी देख रही है। घोसी सीट पर जैसा कि हमने आपको बताया,
सहानुभूति फैक्टर को ध्यान में रखते हुए सपा यहां पर सुजीत सिंह को आगे कर रही है, दिवंगत सुधाकर सिंह के बेटे को। लेकिन श्याम बिहारी जी के परिवार से क्या बीजेपी दांव लगाएगी? सर, बीजेपी को लेकर क्या रणनीति रहेगी? बीजेपी क्या परिवारवाद का एक संदेश देगी कि देखिए हम यहां पर ये फैसला ले रहे हैं, या फिर पार्टी कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताएगी? वो भी चुनौती रहेगी, क्योंकि यहां पर अगर परिवारवाद की तरफ गए तो लोकल नेता नाराज हो सकते हैं, और अगर किसी लोकल नेता को चुन लिया तो यहां पर जो उनके श्याम बिहारी जी के परिवारजन है वो कहीं नाराज ना हो जाए। तो बीजेपी के अंदर ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी और उसके बाद ये नाराजगी का सामना बीजेपी के लिए तो बहुत चुनौती हो जाएगी। देखिए बिल्कुल, और दो बात इसमें है कि एक बात तो ये है कि बीजेपी क्या परिवारवाद को ही यहाँ पर बढ़ावा देगी। हमने देखा कि झारखंड चुनाव में जिस तरह से चंपईलाल सोरेन के बेटे को टिकट दिया गया, वो चुनाव हार जाते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कई जगह पर बीजेपी भले ही इस बात का विरोध करती रही हो कि भाई परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन बीजेपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन वो भी परिवारवाद का एग्जाम्पल दिखाई पड़ते हैं। तो अमूमन जो बात बीजेपी कहती है उससे पीछे भी हटती हुई दिखाई देती है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में वही रणनीति पर वो आगे चलते हुए दिखाई पड़े? क्योंकि परिवारवाद के जरिए क्या कोई जो श्यामलाल बिहारी उनके परिवार से कोई जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगा, उनकी पत्नी या उनका बेटा या परिवार में से कोई और, ये भी देखना होगा। साथ में बीजेपी की रणनीति इसको लेकर क्या होने वाली, क्योंकि देखिए 8-9 महीने का चुनाव का जो वक्त है वो रह गया। ऐसे में तमाम रणनीतियां लगातार बनती हुई बिगड़ती हुई यहाँ पे नजर आएंगी। चुनाव 2027 में के शुरुआत में कहा जा रहा है फरवरी मार्च में होगा, लेकिन उससे पहले तमाम समीकरण यहाँ पे साधे जाएंगे, तमाम बातें यहाँ पर की जाएंगी, तमाम नामों पर चर्चा होगी, क्योंकि 2 सीटों पर चुनाव यहाँ पर दीपक होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो जाहिर बात है कि भाई रणनीति अभी बनेंगी। आप देखिए, पहले हम सिर्फ घोसी सीट के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर जो कह सकते हैं सपा ने अपना प्रत्याशी पहले ही अनाउंस कर दिया। यहाँ अगर हम फरीदपुर सीट की बात कर लें तो क्या सपा की तरफ से भी कोई चेहरे में बदलाव होता हुआ दिखाई देगा? विजय की जगह क्या शालिनी यहाँ पर बीएसपी की उम्मीदवार बनती हुई दिखाई पड़ेंगी? और क्या दोनों सीटों के ऊपर एक सीट पर सपा और एक सीट पर बसपा के प्रत्याशी दिखाई देगा? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव दीपक नहीं होता है। तमाम जो फैसले किए जाते हैं वो मौके को देख कर किए जाते हैं। और अब क्या वो मौका आ गया है जहां बीएसपी अपनी एकला चलो की रणनीति से हटकर सपा के साथ जाना चाहेगी या इंडिया गठबंधन में एंट्री करना चाहेगी? और देखिए, दोनों ही सीटों की बात की जाए तो बसपा और सपा अगर एक साथ मिलती हैं तो बीजेपी को भी पता है कि उनके लिए बड़ी और भारी चुनौती यहां पर हो सकती है। क्योंकि अगर हम जो है घोसी सीट की बात करें तो वहां पर सपा के कह सकते हैं कि जीते हुए प्रत्याशी थे सुधाकर सिंह, उनके बेटे को टिकट अब दिया गया सुजीत सिंह को। वहीं अगर फरीदपुर सीट की बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरह से श्यामलाल बिहारी बहुत क्लोज फाइट से चुनाव जीते थे, और यहाँ अगर बसपा और सपा मिल जाते हैं यानी कि दोनों ही सीटों पर बीजेपी को मुश्किल होती हुई फिर नजर आएगी। तो बिल्कुल साफ है यहाँ पर, लेकिन 2 सीटों पर उपचुनाव यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सियासी माहौल को काफी गरमा रहा है इस ठंड के मौसम में। लेकिन बीजेपी सपा बसपा के कैंडिडेट कौन होंगे, जब तक आधिकारिक ऐलान नहीं हो जाता, जब तक यहाँ पर कह सकते हैं पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद जानकारी नहीं दे देती, तब तक कयास लगते रहेंगे। लेकिन इन सीटों पर उपचुनाव कब होगा ये भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।